मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट सेकेंड के पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में तथ्यों के स्रोत, प्राथमिक तथ्यों के स्रोत, गुण एवं दोष पर चर्चा करेंगे। प्राथमिक स्रोतों के गुण, मेरिट्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेस। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों के गुण या लाभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, इस प्रकार के स्रोत द्वारा तथ्य संकलन हेतु प्रयुक्त अध्ययन में लचीलेपन का गुण पाया जाता है। अध्ययनकर्ता परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन प्रविधि में परिवर्तन कर सकता है, प्रश्नावली में प्रश्नों को बदल सकता है। यदि अध्ययनकर्ता यह महसूस करता है कि विषय के किसी विशेष पक्ष से संबंधित तथ्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो वह अध्ययन प्रविधियों में संशोधन कर सकता है ताकि आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकें। नंबर 2, प्राथमिक स्रोत व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त हैं। यह विस्तृत क्षेत्र में फैले सूचनादाताओं का अध्ययन कर तथ्य एकत्रित करना संभव है। प्रश्नावली विधि की सहायता से यह कार्य सुगमता से किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा ऐसे उत्तर भी प्राप्त हो जाते हैं जो आमने सामने की स्थिति में संभव नहीं है। नंबर 3, प्राथमिक स्रोत द्वारा संकलित तथ्य अधिक यथार्थ एवं विश्वसनीय होते हैं। अनुसंधानकर्ता की स्वयं की उपस्थिति के कारण सूचनादाताओं पर सामान्यतः नियंत्रण रहता है और वे गलत सूचनाएं नहीं दे पाते हैं। यह प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन की संभावना भी रहती है। अध्ययनकर्ता चूँकि क्षेत्र में मौजूद होता है, अतः वह जो कुछ देखता व सुनता है वही नोट करता जाता है। इससे सामग्री के विकृत होने की सामान्यतः संभावना नहीं रहती है। नंबर 4, प्राथमिक स्रोत के आंतरिक व गुप्त सूचनाओं का संकलन संभव हो पाता है। अध्ययनकर्ता अवलोकन विधि और विशेषतः सहभागिता अवलोकन की सहायता से उस समूह या समुदाय का अभिन्न अंग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना है। ऐसी स्थिति में वह अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्रित कर पाता है। द्वितीयक स्रोतों से इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। नंबर 5, प्राथमिक स्रोत से संकलित सामग्री की सहायता से प्रमाणिक निष्कर्षों तक पहुंचना संभव रहता है। चूँकि प्राप्त सामग्री या तथ्य अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित रहने के कारण अधिक निर्भर योग्य एवं विश्वसनीय होते हैं, अतः इनके आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के प्रमाणिक होने की काफ़ी संभावना रहती है। नंबर 6, प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में समय व धन की काफ़ी बचत होती है। इसका कारण यह है कि अध्ययनकर्ता जब स्वयं क्षेत्र में उपस्थित रहता है तो वह साक्षात्कार विधि के साथ साथ अवलोकन विधि का भी सहारा ले सकता है और एक साथ कई प्रकार के तथ्य इकट्ठे कर सकता है। इस स्रोत द्वारा तथ्य संकलन का कार्य तुलनात्मक दृष्टि से सरल हो जाता है। प्राथमिक स्रोतों के दोष, डीमेरिट्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेस। प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन के निम्नलिखित दोष भी हैं। नंबर 1, प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्य संकलन में पक्षपात व मिथ्या झुकाव की काफ़ी संभावना रहती है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता की भूमिका
अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। यदि वह अपने स्वयं के विचारों एवं पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण पाने में असमर्थ रहता है तो वह तथ्य संकलन की किसी भी विधि का यथार्थता के साथ उपयोग नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है। नंबर 2, प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में एक कठिनाई यह आती है कि शोधकर्ता कई बार सुविधानुसार तथ्य संकलित कर लेता है, कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी की कमी आ जाती है। नंबर 3, चूंकि प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन के कार्य में अध्ययनकर्ता स्वयं लगा होता है, अतः वह सूचनादाताओं को समय समय पर सूचनाएं प्रदान करने की दृष्टि से कई सुझाव भी दे देता है। ये सुझाव अध्ययनकर्ता के कार्य को तो सरल बनाते हैं, परंतु इससे तथ्यों की स्वाभाविकता के नष्ट हो जाने का खतरा सदा बना रहता है। नंबर 4, इस स्रोत द्वारा वर्तमान से संबंधित तथ्यों का संकलन ही संभव है, क्योंकि इसमें जीवित लोगों से ही सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। इस स्रोत की सहायता से अतीत की घटनाओं का अध्ययन या ऐतिहासिक विधि द्वारा अध्ययन संभव नहीं है। प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन के लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता अपने कार्य में पूर्णतः कुशल हो, प्रशिक्षित हो। अक्सर यह भी देखा जाता है कि अध्ययनकर्ताओं में प्रशिक्षण का अभाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप शोधकर्ता की सफलता संदिग्ध बनी रहती है। नंबर 6, प्राथमिक स्रोत द्वारा तथ्य संकलन में सापेक्ष दृष्टि से अधिक मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाले अध्ययनों में प्राथमिक स्रोत द्वारा सामग्री संकलित करना साधनों की सीमितता के कारण और भी कठिन है। तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत के अध्ययन के दौरान प्राथमिक तथ्यों के स्रोतों के बारे में जो चर्चा हमने इस व्याख्यान में की है, उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम चर्चा करते हैं द्वितीयक स्रोतों की, सेकेंडरी सोर्सेस। द्वितीयक तथ्यों या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जॉन मेज के अनुसार द्वितीयक स्रोतों का निर्माण कई सुनी बातों एवं अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है, इन तथ्यों द्वितीयक तथ्यों का उपयोग करने वाले एवं इन्हें प्रथम बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक होते हैं। प्रोफेसर पीएच मान के अनुसार ये द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, यानी कि ये प्रथम बार एकत्रित किए हुए तथ्य नहीं होते, बल्कि व्यक्तियों द्वारा एकत्रित मूल तथ्यों के आधार पर रचित तथ्य होते हैं। इससे स्पष्ट है कि द्वितीयक सामग्री तथ्य संकलन की ऐसी सामग्री है जिसका प्रथम बार संकलन करने वाले लोग अब शोध कार्य के लिए इनका उपयोग करने वाले लोगों से भिन्न थे। द्वितीयक स्रोतों में कई बार सुगमता से ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती हैं जो प्राथमिक स्रोतों से भी नहीं मिल पाती हैं। सामाजिक शोध में द्वितीयक स्रोतों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्व नहीं है। प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए द्वितीयक स्रोतों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। द्वितीयक स्रोत अध्ययन की प्रारंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करने
एवं अध्ययन की दिशा तय करने में उपयोगी भूमिका निभाते। तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोतों को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, व्यक्तिगत प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, और नंबर 2, सार्वजनिक प्रलेख, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। व्यक्तिगत प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एवं सार्वजनिक प्रलेख, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इन पर विचार करने से यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि शोधकर्ता किन किन स्रोतों से द्वितीयक तथ्य एकत्रित कर अपने अध्ययन हेतु उपयोग में ले सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख के कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूँ। विस्तार से व्यक्तिगत प्रलेखों एवं सार्वजनिक प्रलेखों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। अब वर्तमान में मैं आपको इनका परिचय देता हूँ कि व्यक्तिगत प्रलेख में मुख्यतः पत्र, लेटर्स, डायरी, जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्रीज, संस्मरण, मेमोरीज। फिर उसके बाद व्यक्तिगत प्रलेखों की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत प्रलेखों की सीमाएं भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। अब दूसरा हिस्सा है सार्वजनिक प्रलेख। सार्वजनिक प्रलेख में कौन कौन से आएंगे? प्रकाशित प्रलेख, पब्लिश डॉक्यूमेंट्स, जैसे शोध संस्थानों के प्रतिवेदन, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन, समिति व आयोगों के प्रतिवेदन, व्यावसायिक संस्थाओं एवं परिषदों के प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं। अप्रकाशित प्रलेख, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स में अभिलेख, अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन, पांडुलिपियाँ, अप्रकाशित लोकगीत, लोक संस्कृति, शिलालेख, लोक गाथाएं। इसके पश्चात प्रलेखीय सामग्री के उपयोग संबंधी समस्याएं भी आपको बताई जाएंगी। आशा है इस व्याख्यान को आपने ध्यान से सुना होगा एवं इससे संबंधित कंटेंट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। अब इस व्याख्यान को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।